हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ साक्षी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बॉटनी इन दिस कोर्स ऑफ नीट 2021 अ क्रैश कोर्स बाय एबी क्लासेस, जिसमें हम आपको फ्री लेक्चर्स देंगे बॉटनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के, जिसमें हम आपको पूरा नीट का सिलेबस कवर कराएंगे विद द पर्सपेक्टिव कि आप इस साल का नीट क्लियर कर पाएँ। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं जो कि अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है, उसमें हम 2 फाइलम कवर कर चुके हैं। आज हम हमारे तीसरे फाइलम की तरफ जाएंगे। तो प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर हमारा तीसरा फाइलम है टेरिडोफाइटा। फाइलम का नाम है टेरिडोफाइटा और इस फाइलम के अंदर जितने भी प्लांट्स हम स्टडी करते हैं उनको टेरिडोफाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। टेरिडोफाइटा मतलब फाइलम का नाम है, टेरिडोफाइट्स मतलब उन सभी प्लांट को कॉमनली कहा जाता है। राइट, सो अब इसके अंदर अगर सबसे पहली चीज़ बोले कि टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। टेरिडोफाइट्स आर बेसिकली वो वाले प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरलेस होती है, यानी कि इनमें फूल नहीं लगते। ये ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं और ये मोस्टली जो कंप्राइज करते हैं वो फर्न और उनके फैमिली रिलेटिव्स, यानी उनके फैमिली के और मेंबर्स। तो फर्न्स आपने जो वर्ड सुना है ना, वो टेरिडोफाइट्स में आता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा नीट में तो आपको फर्न से रिलेटेड कोई भी नाम आएगा तो आप समझ जाना टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल्स भी तो याद करना है ना। जब हम इनकी बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, जब किसी भी फाइलम को कैसे पढ़ते हैं, पहले हम उसका नाम पढ़ेंगे, फिर उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिक अगर उसके अंदर कोई भी आगे डिवीजन है उस डिवीजन को हम पढ़ेंगे और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स को स्पेसिफिकली याद करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल में, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्पल से आते हैं। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला इसकी बात है वो है इसका हैबिटेट, कि ये कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में मोस्टली पाई जाती है। ठीक है, जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आता। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, दैट टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर टिश्यू। तो इससे पहले हमने जो दोनों फाइलम पढ़े थे उसमें वेस्कुलर टिश्यू उन प्लांट्स में एब्सेंट था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में पहली बार देखा गया कि वो वाले पौधे हैं, ये वो वाले प्लांट्स हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू देखा गया है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जो बॉडी के अंदर के सामान को इधर से उधर लेकर जाए। ठीक है, प्लांट्स के केस में जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, लिक्विड को कैरी करता है प्लांट के अंदर, मोस्टली वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जितने भी फूड मटेरियल जो होता है प्लांट का, प्लांट फूड बनाते हैं ना, दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट का जो फूड मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में मदद करता है। ये दो स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट वो पहला फाइलम है टेरिडोफाइटा जिसके अंदर ये पाया गया, तो ये क्वेश्चन बनता है नीट के लिए। थर्ड लाइन देखते हैं, द डोमिनेंट प्लांट बॉडी और इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी जो होती है इन द केस ऑफ टेरिडोफाइटा वो होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। इसी के लिए एक और वर्ड भी लिख देंगे, डाइप्लॉइड प्लांट बॉडी, या इसको बोल देंगे स्पोरोफाइट। ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है कि जो प्लांट की बॉडी है उसमें वो ज़्यादातर समय प्लांट की बॉडी किस स्टेट में निकालती है, जब उसकी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर का जेनेटिक मटेरियल 2n है। यानी कि अगर ये प्लांट है तो प्लांट की बॉडी में सारे सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल 2n है, इसलिए हम उसे डाइप्लॉइड कहते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा एल्गा के ऊपर थैलोफाइटा के अंदर, तो इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको रिकैप करवा देती हूँ कि जैसे ह्यूमन बींग होता है, मान लो छोटा सा ह्यूमन बींग है हमारा प्यारा सा, हमारी लाइफ में बहुत से स्टेजेस आती हैं। लाइफ की मेन स्टेजेस क्या है कि एक यंग वन होता है, फिर वो अडल्ट में चेंज हो जाता है और फिर वो ओल्ड हो जाता है। जैसे कि आप अभी यंग वन है, मैं अडल्ट हूँ, धीरे धीरे हम सबके सब एक टाइम पे ओल्ड हो जाएंगे। ये हमारी लाइफ स्पैन है, हमारी लाइफ का चक्र है जिसको कहते हैं। प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में 2 टर्म्स यूज होती है उनकी लाइफ को डिफाइन करने के लिए, उनके लाइफ स्पैन को डिफाइन करने के लिए। वो होती है स्पोरोफिटिक या गेमेटोफिटिक। कोई भी प्लांट हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, किसी भी फाइलम से बिलोंग करता हो, उसकी ज़िंदगी में स्पोरोफिटिक स्टेज भी आएगी और गेमेटोफिटिक स्टेज भी आएगी। मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज के अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है उसकी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो सब के सब 2n स्टेट में होते हैं। और गेमेटोफिटिक का मतलब है कि प्लांट की बॉडी में जो सेल्स है वो n स्टेट में होते हैं। ठीक है, राइट। तो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक ये 2 पार्ट प्लांट की बॉडी में जरूर आती है, तब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। स्पोरोफाइट के बाद गेमेटोफिटिक बॉडी आ जाती है, गेमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक बॉडी आ जाती है। किसी किसी में स्पोरोफिटिक बॉडी इंडिपेंडेंटली रहती है, वो गेमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होती। किसी किसी में गेमेटोफिटिक बॉडी इंडिपेंडेंटली रहती है, वो स्पोरोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब ये टर्म्स कंफ्यूजिंग रखती है, जब आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे ना, इसको स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एलगी से स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स आर बेसिकली स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी।
क्योंकि इससे पहले दोनों फाइलों में गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब स्पोरोफिटिक है। मतलब ये वाली जब स्टेट में होगा प्लांट तो वो गेमेटोफिटिक दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, अपना खाना भी मैनेज कर सकता है, अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर सकता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक। नाउ हम इसके स्ट्रक्चर के साथ कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी जो आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी काम आए। सो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं इसके ऊपर कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो किस तरीके की होती है। तो देखो मैंने जादुई तरीके से एक ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ बना दिया है और यह है सिलेजिनैलम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम लेबल करने के लिए आ जाते हैं, पहचानने के लिए आ जाते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए कि ये डायग्राम किसका है और इसमें क्या स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना है। तो ये सिलेजिनैला का डायग्राम है, आपको इसमें पता ध्यान किस बात पर देना है कि देखो लेबल देखना उस पर हो रखा है कि इसमें तुम्हें लीव्स दिखाई दे रही है प्रॉपर, ये लीव्स है सारी, तुम्हें स्टेम दिखाई दे रही है, ये सेंटर वाली ये स्टेम है, और तुम्हें नीचे जाती हुई रूट्स दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है। ब्लू नहीं होती, मेरे पास मार्कर ब्लू है तो इसलिए ब्लू बनाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये रूट्स है। तो तुम ये देख सकते हो कि प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिवाइडेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स मिलते हैं। अब रूट, स्टेम एंड लीव, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव, इनमें डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब हम मोर्फोलॉजी करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर कहीं ना कहीं दूसरे से लिंक करता है, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें क्या याद रखना है। तो इसमें तुम्हें बस इतना याद रखना है कि प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड कंप्लीटली इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब स्टेम भी जो होती है ना उसमें दो तरीके की होते हैं। स्टेम के अंदर जो लीव्स, ओहो ये भी मूव करती मैंने, ओके। अब जो ये लीव्स होते हैं ना ये दो तरीके के होते हैं इस प्लांट के अंदर। या तो लीव्स का साइज बहुत बड़ा होगा या छोटे छोटे साइज के लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब लीफ जो प्रेजेंट होते हैं एक टेरिडोफाइट में वो बड़े साइज के होते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रोफाइल्स। मैक्रो मतलब बिग, तो मैक्रोफाइल्स वो वाले लीव्स हैं जिनका साइज लार्ज है। इसका एग्जांपल है फर्न्स। फर्न्स में जो लीव होते हैं ना, फर्न्स इज अ टेरिडोफाइट जिसके लीव्स का साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरा है माइक्रोफाइल, मतलब वो लीव्स जिनका साइज बहुत छोटा है उनको माइक्रोफाइल्स कहते हैं, और ये एग्जांपल है सिलेजिनैला। तो तुम देख रहे हो उसको छोटे छोटे पत्ते हैं। एनसीईआरटी में अगर डायग्राम भी देखोगे एनिमेटेड सा तो उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो ये माइक्रोफाइल्स है। अगर मैं लीव्स की जगह लिख दूँ माइक्रोफाइल्स तो मेरा आंसर भी ठीक होगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है इससे कि सिलेजिनैला में किस तरीके के लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब ये वाला पॉइंट समझ आया? अगर नहीं समझ में आया वो इसलिए क्योंकि मैंने ऐसे को समझाया नहीं है, मैंने बस तुम्हें कुछ टर्म्स बताइए, इंट्रोड्यूस कराया। अब ये फाइल का क्या मतलब है? माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, फाइल्स का क्या मतलब है? अब हम उसको समझ। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो तुम्हें आगे आने वाले जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी काम आएगा। और ये वाले वर्ड आपका एनसीईआरटी में मिलेंगे पर इनके मतलब समझना मुश्किल है। ठीक है, आज इसको हम क्लियर कर लेते हैं एकदम कि इन सबका ये मिलते जुलते वर्ड्स का मतलब क्या है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर बनाने के लिए स्पेशली एसोसिएटेड होते हैं, वो वाले लीव्स, वो वाले पत्ते जो स्पोर बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। अब तुम बोलोगे मैंने ऐसे एरो सा बना के नीचे क्यों लिखा, ये स्पेशल बात है ना, तो अगर थोड़ा सा वेट करके लिखूंगी तो याद जल्दी रह जाता है, इसलिए हम किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे दिमाग को याद रहे। तो लीव्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्पोर फॉर्मेशन आर नोन एज स्पोरोफिल। स्पोर क्या होते हैं? वो स्पेशल स्ट्रक्चर जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का नंबर होगा n, उनकी प्लॉइडी हमेशा n होती है। ठीक है, विद टाइम तुम ये सब टर्म समझोगे प्लॉइडी क्या होती है। अभी याद रख लो, स्पोर वो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरी प्लांट बॉडी को भी बनाते हैं और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब जो वर्ड आएगा वो है स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, स्पोर, प्रोथेलस। इन वर्ड्स को हमें समझना है। तो अपने माइंड में इमेजिन कर लो कि हम पढ़ रहे हैं सिलेजिनैला। ठीक है, तो सिलेजिनैला का एक पत्ता मैंने उठाया, मैंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, मान लो ऐसा से दिख रहा है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, अब देखो, अब इसे बढ़ते हैं। वो वाला लीफ जो एसोसिएटेड है स्पोर की फॉर्मेशन करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। तो इस लीफ का नाम है स्पोरोफिल, ये इसका नाम है। ठीक है, इस लीफ के अंदर वो स्पेसिफिक रीजन जो एसोसिएटेड है
स्पोर की फॉर्मेशन से, कि इस पूरे लीफ में इस वाले रीजन के अंदर ऐसे कैपेबिलिटी है कि ये स्पोर्स बना सकता है, उस रीजन का नाम है स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया वो रीजन है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं ना। तो ये बहुत सारे सेल्स हैं एक रीजन में पड़े हुए हैं, इन ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग कहेंगे टिश्यू, और स्पेशल सेल्स है ना, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोर्स, तो इन स्पेशल सेल्स का हम नाम लिखते हैं कि ये स्पेशल टिश्यू है और उसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, सो पूरे पत्ते का नाम स्पोरोफिल है, उसके अंदर वो रीजन जहाँ स्पोर बनेंगे उसको कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनको कहते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, माय प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग, माय स्पेलिंग कैन बी रॉन्ग, बट माय कॉन्सेप्ट इज राइट। ओके, अब स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या स्पेशल बात है कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम है स्पोर फॉर्मेशन करना है। देखो, कैपेबिलिटी तो ऑलमोस्ट हर सेल के पास होती है, लेकिन डिपेंड करता है स्पीशी टू स्पीशी। तो हम एक एग्जांपल लेके पढ़ेंगे ना जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ें तो कोई एक सेल होगा, स्पेशल सेल, ठीक है, इसमें ऐसे चेंजेस आने लग जाएंगे, इसको अपनी बॉडी के अंदर से सिग्नल बन जाएगा कि अब तुझे स्पोर बनाना है। तो ये स्पेशल वाले सेल का नाम होता है स्पोर मदर सेल, इसको हम कहते हैं एसएमसी। स्पोर मदर सेल वो सेल है जो आगे ग्रो करेगा और स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब सुन लो, हमेशा याद रखना, तुम हम जगह पे ये टर्म पढ़ोगे जब भी बॉटनी में, जहाँ पर भी मदर सेल वर्ड आएगा तो मदर सेल की ये कैपेबिलिटी है कि नेक्स्ट स्टेप उस मदर सेल में क्या होता है, हमेशा मियोसिस होती है उस मदर सेल में, इट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, सो व्हाट इज मियोसिस? इफ यू रिमेंबर, मैंने वैसे पहले लेक्चर में बताया था, आई जस्ट अज्यूम कि चलो मान लो भूल गई, कोई बात नहीं। मियोसिस का मतलब है कि कोई सेल है जब वो डिवाइड होकर दूसरा सेल बना रहा है तो उसका जेनेटिक मटेरियल का नंबर हाफ हो जाएगा, इसलिए मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। माइटोसिस है, एक सेल है वो डिवाइड होकर दूसरा सेल बना रहा है लेकिन जेनेटिक मटेरियल का नंबर सेम रहता है, इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल, जिसको एसएमसी भी कह रहे हैं, या कोई भी मदर सेल होगा वो हमेशा मियोसिस करता है नेक्स्ट स्टेप। स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, तो यहाँ तक तो जितने स्ट्रक्चर थे सबका जेनेटिक मटेरियल 2n। तो कोई भी अगर तुमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी अगर तुमसे पूछ ले कि पोलाइडी क्या होगी स्पोरोफिल की, पोलाइडी क्या होगी स्पोरेंजिया की, पोलाइडी क्या होगी स्पोरोजिनस टिश्यू की, तो तुम हमेशा कहोगे 2n होगी। पोलाइडी क्या होगी स्पोर मदर सेल की, 2n होगी। बट व्हाट इज द पोलाइडी ऑफ स्पोर? इट इज n, क्योंकि मियोसिस हो गई है। तो स्पोर मदर सेल में इसमें आगे मियोसिस होती है और ये दो सेल बना देगा, अलग अलग सेल के नंबर बनाता चला जाएगा, उनको कहेंगे हम स्पोर। अब स्पोर क्या करते हैं, प्लांट में से निकलते हैं। ठीक है, प्लांट के स्ट्रक्चर से निकले, अभी मैं तुम्हें लाइफ साइकिल बनाऊंगी तो बहुत अच्छे से दिखेगा तुम्हें। तो प्लांट के सर्फेस से निकल गए और वो जाके अपने सबस्ट्रेटम पे बैठ गए जहाँ पर अब वो ग्रो करेंगे। तो जब सबस्ट्रेटम पे जाके बैठते हैं, जो वो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सबस्ट्रेटम पे जाके जब बैठते हैं और वो ग्रो करने लग जाएंगे, उसको कहेंगे जर्मिनेशन, और जो वो पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम कहेंगे प्रोथैलस। प्रोथैलस, थैलस का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे रूट, स्टेम या लीफ में। ठीक है, तो स्पोर गिरने के बाद सीधा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो ऐसा रफ सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो प्रोथैलस के कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोथैलस के एक स्ट्रक्चर है जो कि मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, ये फ्री लिविंग है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना मस्त है इसका हिसाब किताब। फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस अभी भी कर रहा है, देखो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता जा रहा है। और एक थैलॉइड है, थैलॉइड का मतलब वही कि आप स्ट्रक्चर को अलग अलग से नहीं बता सकते, एक ऐसे बंडल जैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये थी टर्म्स। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा ये प्लांट है सिनेजुलेरा, इसके लीफ है जो भी स्पेसिफिकली स्पोर्स बनाएंगे, उनके आगे फिल वर्ड आ गया था, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर उसके अंदर स्पोर मदर सेल, फिर उसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी तक हमने ये कहानी पढ़ी है, अभी तक स्टोरी को यहीं चलाना। अब ये जो स्पोर है कहीं गिरेंगे, प्रोथैलस बनाएंगे, फिर कुछ मॉडिफिकेशन होगी, फिर पूरा प्लांट बना देंगे, गेमेटोफिटिक जनरेशन बना देंगे। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जनरेशन के कॉन्सेप्ट में, तो पहला लेक्चर देख लेना, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा। फिर भी कन्फ्यूजन है तो एंड ऑफ द लेक्चर में एक बार तुम्हें इसको कंपाइल कर दूंगी, लेकिन अभी जो स्टोरी चल रही है उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, परेशान मत हो। तो
स्पोर जर्मिनेट तो होंगे, लेकिन क्या स्पोर कैसे दिखाई देते हैं? हम लोगों ने पहले भी तो पढ़ा था ना कि हम लोग जू स्पोर्स वगैरह पढ़ते थे, हम कहते थे किसी की पूंछ लगी है, फ्लैचरा वगैरह तैर के जाते हैं वो। तो स्पोर्स के यहाँ पे कुछ स्पेशल है। तो टेरिडोफाइट में तुम 2 टर्म से इंट्रोड्यूस होते हो, जिसको कहते हैं होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमो मतलब सेम, हेट्रोस्पोरस मतलब डिफरेंट। ठीक है, सो क्या होता है कि स्पोर्स भी 2 तरीके की जनरेट करता है एक टेरिडोफाइट। ठीक है, तो जिसमें जो स्पोर्स की जनरेशन हो रही है वो सब स्पोर एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई दे रहा है उनका, ठीक है, साइज एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस। यानी कि देखो टेरिडोफाइट्स बहुत सारे प्लांट्स हैं ना, टेरिडोफाइटा फाइलम के अंदर टेरिडोफाइट्स बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो होमोस्पोरस बनाते हैं, मतलब कि एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं, उनको होमोस्पोरस कह देते हैं उन प्लांट्स को। वो वाले प्लांट्स जो हेट्रोस्पोरस है, मतलब वो अलग अलग से स्पोर्स बनाते हैं। अलग अलग से क्या मतलब है तुम्हारा कि कुछ स्पोर्स का साइज छोटा है, कुछ स्पोर्स का साइज बड़ा है, उन वाले प्लांट्स को हेट्रोस्पोरस कह देते हैं। ठीक है, तो हेट्रो होमो से समझ आया ना मतलब। सो हमें ये क्या जानना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, स्पोर्स जाके जर्मिनेट करके गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी तो बना रहे हैं। फर्क है इस बात से कुछ? हाँ, इस बात से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि जो होमोस्पोरस है, यानी कि वो वाला प्लांट जो एक जैसे स्पोर्स बना रहा है, जब ये स्पोर जाके जर्मिनेट करेगा ना, तो ये प्लांट की बॉडी बनाएगा गेमेटोफिटिक, और वो प्लांट की बॉडी होगी मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब होता है कि वो प्लांट बॉडी जिसके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट है। तो जो भी प्लांट की बॉडी उस स्पोर से बनेगी जो होमोस्पोरस से बिलोंग करते हैं, वो टेरिडोफाइट जो एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं, वो टेरिडोफाइट्स जो एक जैसे स्पोर्स बनाते हैं, उनके स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद एक मोनोशियस गेमेटोफिटिक बॉडी को जन्म देते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोस्पोरस से कैसी बॉडी बनती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बनता है। दूसरा आ गया हेट्रोस्पोरस। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल नहीं बताया, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हेट्रोस्पोरस वो वाले प्लांट्स जो अलग अलग साइज के स्पोर्स बनाते हैं। इनके स्पोर्स की जर्मिनेशन जब होती है तो कैसी बॉडी बनती है, इसके ऑपोजिट बनती है। हमेशा ऐसी होता है, ऑपोजिट में चलती है दो चीज़ें, ये बनाते हैं डाइशियस बॉडी। डाइशियस बॉडी का मतलब है कि एक प्लांट बॉडी बनेगी जो फीमेल ही बनाएगी, एक ऐसे स्पोर्स होंगे जिससे सिर्फ मेल की बॉडी बनेगी। ठीक है, इनके बीच में देखो एक दीवार है। तो डाइशियस गेमेटोफिटिक बॉडी को जन्म देते हैं हेट्रोस्पोरस वाले कौन, टेरिडोफाइट्स। आई थिंक आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से आते हैं। तुम्हें एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं। ऐसे आ सकता है कि सेल्विनाना है इज होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, तो तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट रट्टाफिकेशन होता है। रट्टा कैसे मारोगे, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम बार बार उस कॉन्सेप्ट को जब रिवाइज करते रहोगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे प्रीवियस ईयर के, तो रट्टा अपने आप कुछ चीज़ों पर पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लें। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे रट्टाफिकेशन, जिसमें आपके कोमल से दिमाग को कष्ट करना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मैंने नहीं कहा था बायो लो ना। अब पढ़ते हैं। होमोस्पोरस वो वाले प्यारे टेरिडोफाइट्स जो एक जैसे स्पोर्स बना रहे हैं, उनमें 2 ब्यूटीफुल नाम है, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोपिटेरिस। किसी को मेरी प्रोनाउंसिएशन से प्रॉब्लम है, सो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आता समटाइम्स। एक आता है हेट्रोस्पोरस, अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, छोटे बड़े, सिलेजिनेला, सेल्विनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है। आधे से ज़्यादा पेपर, मोर देन 50% एनसीईआरटी से आएगा। कितनी मर्जी रेफरेंस बुक पढ़ लो, हर रेफरेंस बुक के अंदर भी एनसीईआरटी की लाइंस लिखी होती है। अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो तुम वो लाइंस की लाइंस ढूंढ लोगे। ठीक है, हर बुक के अंदर जो भी रेफरेंस बुक है, क्योंकि सबको बताइए 50% से ज़्यादा जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आना है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ानी पड़ेगी ना तुम्हें, तो तुम सीधी एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना। जब एनसीईआरटी हो जाएगी फिर रेफरेंस बुक पे अपना दिमाग खपा लेना। बाकी तुम नोट्स तो बना ही रहे हो साथ साथ में, इसको कर लो याद। इससे आ सकता है क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, सिलाजिनेला में कौन सा स्पोर होता है, हेट्रोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस होता है, 2-4 टर्म और इंट्रोड्यूस कर देंगे। या हेट्रोस्पोरस इसमें से किस एग्जाम्पल में है, तुम्हें सिलाजिनेला सेल्विनिया के साथ और एग्जाम्पल्स डाल देंगे, तुम्हें फटाफट इसको डिटेक्ट करना है। ओके, तो ये तुम्हारी रट्टाफिकेशन पे। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें बदलती जा रही है, किंतु लेफ्ट राइट, अरे तुम्हारा राइट है, तो राइट हैंड साइड पे ये डायग्राम यहीं पर क्यों है? क्योंकि मैं दोबारा नहीं बनाना चाहती हूँ, मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो एंड ऑफ द चैप्टर हम एक बार डायग्राम डिस्कस कर लेंगे कि डायग्राम में क्या बनना है।
तो ये फ्यूचर प्लानिंग है मेरी दिमाग। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ में आया लेक्चर, आई होप समझ में आया, तुम समझ चुके होंगे कि हम स्पोरोफाइट बना चुके हैं। इस प्यारे से प्लांट के पत्तों में हमने देखा कैसे स्पोर बनते हैं, ठीक है। स्पोर बनने के बाद वो गिर गया, चाहे होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस जो भी था, जर्मिनल से बात कर रहे हैं कि स्पोर गिर गया अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर, वो जर्मिनेट होने लग गया। अब वो जब जर्मिनेट होने लग गया तो उसने गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी, जिसे गेमेटोफाइट भी कहते हैं। मतलब अब बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उनका प्लॉइडी n है, इतना तुम्हें याद रखना है, जो मैं टाइम इमेमोरियल से बता रही हूँ। एक्चुअली जो केमिस्ट्री वाले सर है अविनाश, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बहुत उदास होकर पढ़ाती हूँ, तो मुझे थोड़ा मुस्कुरा के पढ़ाना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मुस्कुरा के पढ़ाने की। मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं हंस रही मैं, मुझे बोला गया है। तो चलो, गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हमारे जीवन में क्या होता है कि यंग, अडल्ट, ओल्ड निकल जाते हैं, प्लांट की कहानी अभी चल रही है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए तुम प्लांट वाली साइकिल ऐसे सर्कुलर पढ़ते हो कि पेरेंट बॉडी आई, फिर उससे बेबी बना, फिर पेरेंट बॉडी नहीं आई, ठीक है। एक ही प्लांट की बात नहीं हो रही है भाई, वो बता रहे हैं अलग अलग जनरेशन कैसे बन रही है। तो गेमेटोफिटिक बॉडी आ गई एन वाली। अब इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगे, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गेमेटोफिटिक से गेमीट वर्ड समझ जाना, जहाँ पे भी गेमीट वर्ड आ गया वहाँ पे मेल के जो हमारे केस में स्पर्म होते हैं, इनके केस में पॉलन जैसा वर्ड यूज होता है। अभी हम लोग इतने एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचे, तो हम वर्ड यूज करेंगे एंथ्रीडियोजोइड, ठीक है। तो मेल स्ट्रक्चर जो होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो मेल होता है प्लांट के केस में, उसको कहते हैं एंथ्रीडियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं आर्किगोनियम। सबसे पहला सवाल, क्या एक ही प्लांट के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर आते हैं, या फिर दो अलग अलग प्लांट के ऊपर होता है कि एक पे फीमेल होता है एक पे मेल होता है? थोड़ा सा पीछे जाओ स्पोर वाले में, और होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी से निकाल के देखना, तुम्हें इसका आंसर खुद से ही मिल जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एंथ्रीडियम आर्केगोनियम, तो आओ पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या हुआ। एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम स्ट्रक्चर्स के नाम है, ठीक है। मेल क्या बनाता है हमारे केस में स्पर्म, तो इस प्लांट के केस में बनाता है वो एंथीरियोजोइड, एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड बनाता है, ठीक है। एंथीरोजोइड की क्या होगा, एन। गेमेटोफिटिक बॉडी है ना, उसके डीएनए में तो एन ही है पोलारिटी, तो अभी एन ही चलेगी, जादू तो है नहीं। मियोसिस नंबर घटा सकता है, माइटोसिस क्रोमोसोम का नंबर सेम नहीं लगता है, अभी ऐसा प्रोसेस तो नहीं होने पड़ा जिसमें इसका नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो एन ही चलेगा, अभी कहानी एन की है सारी। तो ये टर्म्स के साथ अगर तुमसे कोई पोलारिटी पूछ ले तो एन ही आएगी, ये तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से ट्रिकी, अगर थोड़े से भी डिफिकल्ट पेपर हुआ तो, ठीक है। अभी एंथीरोजोइड बन गया, अब स्पर्म क्या करता है हमारे केस में, तैरता है ना, तो ये एंथीरोजोइड भी तैरने लग जाएगा पानी में, तो ये मस्त पानी में तैर रहा है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं हुए अभी तक, इनको पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये मस्त तैर के जा रहा है और फीमेल पार्ट को ढूंढ रहा है। फीमेल पार्ट का नाम क्या है, आर्किगोनियम। सो इट इज स्विमिंग, स्विमिंग एंड स्विमिंग, स्विमिंग के साथ ये रीच करता है फीमेल पार्ट को, जिसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, अगर अब तुमने पहला और दूसरा लेक्चर लगाया है, नहीं लगाया तो लगा लो यार, उसमें बताया बहुत अच्छे से। आर्किगोनियम एंथ्रीडियम के दोनों स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम बना के मैंने बताए हैं, कष्ट करके उसको पढ़ लो, सेम ही स्ट्रक्चर है, कुछ फर्क नहीं है, जादू नहीं होगा ना, एकदम से सब कुछ थोड़ा हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है। तो तुम्हें याद हो तो ऐसा फीमेल का स्ट्रक्चर होता था, नीचे जो सूजा हुआ रीजन होता था स्वेल्ट, उसको कहते थे वेंटर। यहाँ पर आएगा एंथीरोजोइड, अंदर चला जाएगा, यहाँ पे पड़ा होगा एग, उसके साथ जाके कर देगा फ्यूज। जब एग फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जब उनके अपने अपने गैमीट्स निकलते हैं और जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में उसको कहते हैं सिंगेमी, ये मैंने पहले बढ़ा दिया, फिर मैं दोबारा बता दूँ, बताओ। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, होगी भाई फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ, गैमेटोफिटिक एन, इसने जो बनाया वो एन, इसका गैमीट, मेल का गैमीट एन, फीमेल का एग भी एन। थोड़ी सी मैथ हमें भी आती है, एन प्लस एन इक्वल्स टू 2n, है ना। तो अब जो प्लांट की बॉडी बनेगी, इससे जो फर्टिलाइजेशन के बाद पहला सेल बनेगा उसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद वर्ड आता है ना एम्ब्रियो, फिर उसके बाद बाकी के वर्ड आते हैं। तो पहली जो बॉडी बनती है, पहला स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलैरिटी होती है 2n, पहला स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं प्लांट के अंदर। और अब इसके आगे माइटोसिस होती रहेगी और पूरी की पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी।
फिर स्पोरोफिटिक बॉडी में जो पत्ते सिलेक्टेड होंगे स्पोर्स बनाने के लिए, उनके अंदर फिर से वो पीछे वाला प्रोसेस होगा जो मैंने पढ़ाया था, फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होकर गेमेटोफिटिक बॉडी बनाएंगे, उससे स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगी। तो इस तरीके से एक जनरेशन N2N में चेंज होती जाएगी, 2N में चेंज होती जाएगी। इसको कहेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। तकरीबन जितने प्लांट्स तुमने अभी तक पढ़े सबके अंदर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होगा। सो आई होप इतना तुम लोगों को समझ में आया। अब मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जिससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टर्म्स कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जो मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस सुनाया, जो तुम्हें मैंने कथा सुनाई, उस कथा को एक स्पेशल नाम देना है। मैंने तुम्हें ये बताया कौन से वाले स्पोर्स ने फॉर्मेशन करी है, किस स्पोर्स की डोमिनेशन की कथा हम सुना रहे हैं। गेमेटोफिटिक जो बॉडी बनी है वो वाले टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस है, वो वाले टेरिडोफाइट जो हेट्रोस्पोरस है यानी कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, उनकी बॉडी में वो प्रोसेस होता है जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया कि जो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, जो गेमेटोफिटिक बॉडी बनती है, फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी, वो रिमेन रहती है अटैच टू द स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट। मतलब कि जो हेट्रोस्पोरस होंगे ना, उनके लीफ में स्पोर्स बने। ठीक है, स्पोर्स जाके फीमेल के पास गए, मतलब जो हेट्रोस्पोरस में जो फीमेल वाला स्पोर था वो जर्मिनेट हुआ और वो इसी बॉडी के ऊपर जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो मेल की जो बॉडी है प्लांट की, टेरिडोफाइट की, जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, उसी के पास ये गेमेटोफिटिक बॉडी जनरेट हो जाएगी फीमेल की। विद इन फीमेल गेमेटोफाइट, विद इन फीमेल गेमेटोफिटिक बॉडी के अंदर ही आपकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यानी कि इसी के ऊपर अब एंथीरोइड आएगा, एंथीरोजॉइड आएगा सॉरी, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर वो जाएगा जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया कि फीमेल बॉडी के पास जो वो होता है एंथीरोजॉइड, वैसे तैर कर आता है, तैर कर आता है, उसके वेंटर तक जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये फीमेल की बॉडी कहाँ पर टिकी हुई है? स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर लगी हुई है। ये वाली स्पोरोफिटिक बॉडी तो थी यार, स्पोरोफिटिक का मतलब क्या है? सेल 2n है, सॉरी हाँ सेल 2n है, गेमेटोफिटिक बॉडी का n है, कुछ नहीं है और कुछ नाम ही है बस अलग अलग। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर प्लांट की टेरिडोफाइट में गेमेटोफिटिक बॉडी लगी हुई है फीमेल की सिर्फ। इसके ऊपर मेल का जर्म सेल आता है जिसको हम कहते हैं एंथेरोजॉइड। इसके अंदर फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सिनगैमी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, बेटर होता है सिनगैमी। ठीक है, यहाँ पर फिर नई बॉडी का जन्म होगा जिस बॉडी को हम कहते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी, राइट, इसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी। अब यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो अब क्या कहानी है जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि दिस अरेंजमेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो क्या होता है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के केस में, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। मेल का जो जर्म सेल है ना, वो तैर के उड़ के किसी भी तरीके से उसके पास आ रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर मेल का जर्म सेल आ रहा है और फ्यूजन होकर जाइगोट बन रहा है। इस अरेंजमेंट की वजह से हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे कि सीड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरी यानी कि हेट्रोस्पोरस प्लांट्स which are in pteridophytes are responsible and serve as a precursor for the seed habitat in plants। तो सीड की फॉर्मेशन जो हायर प्लांट्स में हम पढ़ेंगे उसकी शुरुआत यहाँ से होनी स्टार्ट हुई थी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि फीमेल का स्ट्रक्चर वहीं बैठा रहता है, मेल के सेल्स आते हैं जर्म सेल और फीमेल के स्ट्रक्चर के अंदर वो एंटर करते हैं और फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट इन प्लांट्स। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, it serve as precursors to seed habit। So this was very important point। I hope you understood। In case if you don't understand what I have said, so आप comment section में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब ये YouTube के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं आपसे डाउट्स तो डायरेक्टली पूछ नहीं सकती। तो ओनली वे इज़ दैट आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म पड़ा है, गूगल फॉर्म को भरो, हमारे पास आपकी डिटेल्स आएगी, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो तुम्हारे क्या डाउट्स है, हम लोग उसको पढ़ के आपको रिवर्ट बैक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ख़त्म, बस एक छोटा सा पार्ट है उसको ख़त्म। सो प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें बात बता रही हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को थोड़ा परेशान करेगी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी वैसे भी परेशानी से चल रही है। फाइलम टेरिडोफाइटा क्लियर, टेरिडोफाइटा के अंदर हमने एक पूरी कथा पढ़ी है, 4 क्लासेस में वो आगे डिवाइड होता है। अब तुम बोलोगे सब कुछ याद करना है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना तुमको याद करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं।
कौन कौन सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। अब अगर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी तो फिर पेपर भी मैं लिखाती हूँ, तुम क्यों चाह रहे हो पेपर लिखने, तुम बस सैलरी ले लेना जॉब की। देख लेना एनसीईआरटी में, सुन लो, चार क्लासेस में डिवाइडेड है। सैलोपसीडा के अंदर एग्जाम्पल है सैलोटम। देखो ऐसा है कि जो भी प्रोनाउंसिएशन है ये है यही, प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना, ठीक है। तो मुझे कैसे याद है ये, देखो इसके और इसके स्पेलिंग बहुत मिलते जुलते हैं, तो मुझे याद है कि इसी का एग्जाम्पल है। लाइकोप्सीडा के अंदर स्लेजिनेला आता है और लाइकोपोडियम आता है, तो लाइको से मुझे ये लाइको वाला याद रहता है और मुझे इसी ऑर्डर में अपने दिमाग में याद है 4 क्लासेस। तो मेरे दिमाग में फिट है कि सेकंड वाला जो है ना उसी के नीचे स्लेजिनेला ने आना है। ये एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट है, स्लेजिनेला ने इसके नीचे ही आना है और इसकी क्लास कौन सी है, ये लाइको वाली, तो लाइकोपोडियम से लाइकोप्सीडा। मुझको ऐसे याद है, तुमको जैसे याद करना कर लो। स्फेनोप्सीडा के अंदर आता है इक्विसेटम, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विसेटम, और इसके बारे में मैं बहुत ही विचित्र बात तुम्हें बताऊंगी जिसके ऊपर आए थे अभी 2020 की 2019 में क्वेश्चन भी आया। अभी बताती हूँ जो हम लोग। उसके बाद लास्ट क्लास आती है टेरोप्सीडा, इसके अंदर 3 प्यारे एग्जाम्पल हैं, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियंटम। ड्रायोप्टेरिस आर्कियोप्टेरिस जैसा है, फॉसिल है वो, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम, ड्रायोप्टेरिस उसकी तरह। चलो 4 क्लासेस दी हैं, इसके नीचे एग्जाम्पल है, ये है तुम्हारी रेक्टा, ठीक है। कैसे तुम्हें याद होगा, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हो उनको अंडरलाइन कर लो, इस चार्ट को अपने कॉपी में बना लो, तो तुमको ये जल्दी से बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मेहनत लगती है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतनी भी महामारी नहीं है, हो जाएगा ये याद है। अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, धीरे धीरे रिवाइज करते चलोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो अब मैं तुम्हें लास्ट चीज़ बताती हूँ, 2 बातें, एक इक्विसेटम और एक इनकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वर्ड में इंपॉर्टेंस लिखा है, तो ये तुम्हें इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली कभी कभार, ठीक है। चलो ये कब एनसीईआरटी पेज नंबर 37 पे 4 डायग्राम्स है टेरिडोफाइट्स की, याद कर लो। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था कि इसमें से किस एग्जाम्पल में स्ट्रोबिलस मिलता है, किसके एग्जाम्पल में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई मिलता है, तो आंसर था इक्विसेटम। इक्विसेटम वो टेरिडोफाइट है जिसमें स्ट्रोबिला मिलता है। अब क्वेश्चन ये है बड़ी स्ट्रोबिला है, देखो जो मैंने तुम्हें स्पोरोफिल बताए हैं, ये क्या है, लीव्स है ना, तो लीव्स क्या होते हैं कभी कभार, मतलब लीव्स ऐसे अकेले अकेले नहीं प्रेजेंट होते, लीव स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो लीव्स कभी कभार इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और ऐसे अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम कॉर्न, ठीक है। और कभी कभार लीव्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिलस, ठीक है। कौन ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रोबिलस थोड़े सॉफ्ट होते हैं, करते कुछ नहीं है, जो मैंने प्रोसेस बताया वही प्रोसेस है, बट अरेंजमेंट है स्पोरोफिल्स की, ठीक है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम था, तो किसी ने वो डायग्राम को ढंग से देखा होगा ना, उसको याद रहता है कि यार इक्विसेटम में मैंने ये पढ़ा था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 नंबर का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ठीक है, औरों में से थोड़ी ज़्यादा आती है, फिर भी कुछ वर्ड्स है तो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला है अजोला। अजोला एक वाटर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ होता है। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जब हम किसी लिविंग थिंग को एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं अपने खेतों में, बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका रोल होता है। जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब अजोला के बारे में बताऊंगी, यहाँ याद रख लेना टेरिडोफाइट में आया था, इंपॉर्टेंट। और बायो नेम 1 ऑफ द बायो फर्टिलाइजर, और नीचे ऑप्शन में अजोला आएगा, तो अजोला। ड्रायोप्टेरिस, इट इज़ बेसिकली अ ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट की बॉडी से निकाला जाता है। ये ड्रग क्या काम करती है, ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। एंटी हेलमिंथिक मतलब अगेंस्ट है किसके, हेलमिन्स की। हेलमिन्स याद है बच्चों, प्लांट किंगडम, नहीं याद है, बहुत बढ़िया बात है, जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये हेलमिन्स होते हैं बेसिकली, कीड़े मकोड़े तुम पढ़ते हो प्लांट किंगडम के अंदर, उनमें से एक पार्ट आते हैं, ठीक है। हेलमिन्स के खिलाफ ये ड्रग यूज होती है, प्लांट से मिलती है। अभी दोबारा आ गया इक्विसेटम, इसमें हमने स्ट्रोबिला पढ़ा था जिस पर क्वेश्चन आया था, और इसकी जो स्टेम होती है ना उसको स्कॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बेसिकली बर्तन धोने के लिए, ठीक है। ये सारे बर्तनों की धुलाई के लिए उसकी स्टेम को यूज़ करा जाता है, वॉश करने के लिए। ये इसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है, बस हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है बायो फर्टिलाइजर और ये वाले हैं। बाकी इक्विसेटम क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ना, तो इसलिए इससे इंपॉर्टेंट तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी रेफरेंस बुक में मिलती है तो उसको लिखते जाओ अपनी एनसीईआरटी के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
जिम्नोस्पर्म, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म, उसके बाद हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जितने डायग्राम हैं उनको डिस्कस कर लेंगे कि उसमें तुम्हें क्या याद रखना है, और हम लोग प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मतलब नीट के जो प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, उन वाले क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाए, हम उसको साइड में करें और बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, कितने लोगों को बताना बताओ भाई। और आप अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है गूगल फॉर्म, उसको फिल कर दो, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो हमें, हम आपको मेल के थ्रू अपकमिंग लेक्चर्स की और कोई भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपको मेल के थ्रू फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।